नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संगीता आईएएस में। आज हम संविधान तथा संविधान के प्रकारों के ऊपर बात करेंगे। संविधान क्या होता है, संविधान में कौन कौन से प्रकार आते हैं, आपका रिटर्न तथा अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है तथा यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में भेद को आज हम समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान क्या होता है। तो संविधान एक प्रकार का वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए आवश्यक कायदे कानूनों को एकत्रित किया गया होता है। संविधान डिफाइन करता है कि सरकार के दायित्व जनता के प्रति क्या होंगे तथा जनता के दायित्व सरकार के प्रति क्या होंगे। साथ ही साथ किस संस्था के पास शक्तियां होगी और शक्तियों का हस्तांतरण किस प्रकार से होगा, यह भी हमें संविधान एक्सप्लेन करके देता है। तो संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने के लिए गाइड करता है तथा सिटीजन्स को अपने राइट्स और अपने सरकार के प्रति ड्यूटी को एक्सप्लेन करता है। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन को देखें संविधान की, तो इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉ ऑफ अ नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइन द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटी सर्टन राइट्स टू द पीपल्स। इसलिए हम बहुत सी बार संविधान को पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर जनताओं को अपेक्षा होती है कि सरकार उनके प्रति किस प्रकार से बिहेव करे और कौन से अधिकार उन्हें प्राप्त रहे। अ रिटन इंस्ट्रूमेंट इम्बॉडिंग द रूल्स ऑफ अ पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किस संस्था के पास कौन से अधिकार होंगे और किस संस्था के क्या दायित्व होंगे, ये भी हमें संविधान एक्सप्लेन करता है। बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज जिसके द्वारा देश को संचालित किया जाना है। तो संविधान के प्रकारों के बारे में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर हमें मेनली 6 प्रकार के संविधान दिखाई देते हैं, जिसमें आपका पहला होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दूसरा होगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा आपका रहेगा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, तो दूसरा होगा आपका फेडरल, साथ ही साथ एक होगा आपका रिजिड, तो एक होगा आपका फ्लेक्सिबल। ये कुल मिलाकर 6 प्रकार हमें संविधान में दिखाई देते हैं। तो इन सभी 6 प्रकारों में क्या समानता तथा क्या भिन्नताएं है, इनको आज हम समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसी के अपोजिट आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। अगर आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अपोजिट आपका यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, और अगर फ्लेक्सिबल है तो उसके अपोजिट आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंसेस को। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखा गया हो, जैसे भारत का संविधान, यूएसए का संविधान, ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। अगर आप हमसे कहेंगे कि भारत का संविधान दिखाइए तो मैं आपको एक बुक दिखाऊंगा, वही भारत का संविधान है। और अगर तभी आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि उस देश में संविधान लिखा ही नहीं गया है, सिर्फ बात यह है कि उस संविधान को एक सिंगल बुक में कोडिफाई नहीं किया है। जब उसे एक सिंगल बुक में कोडिफाई कर दिया जाएगा तब वो उस देश का संविधान कहलाएगा, मगर अनरिटन होते हुए भी वो संविधान के रूप में काम कर रहा है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं और आपसे कोई कहता है कि हमें यूके का संविधान दिखाया जाए, तो आपको वहाँ के लोग एक बड़ी सी लाइब्रेरी में लेके जाएंगे और वहाँ पर ढेर सारे किताबें आपको दिखाएंगे और कहेंगे कि यही यूके का संविधान है, क्योंकि हर लॉ, हर एक्ट एक संविधान के बराबर है वहाँ पर। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इनएक्ट होते हैं और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होते हैं। यहाँ पर देखिए आप, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ये हो गया आपका इनएक्ट, और ये होगा आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया इवॉल्व। सो रिटन और इवॉल्व और इनएक्ट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो इनएक्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी सिंगल डे को इम्प्लीमेंट किया गया हो। जैसे आपको पता है 1946 में भारत में कैबिनेट कमीशन आया, उसने भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मसौदा समिति बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया।
जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने अपना संविधान कंप्लीट किया 26 नवंबर 1949 को, और उसे इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से संविधान पूरे देश में समान रूप से लागू कर दिया गया। लेकिन इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में वक्त के साथ लॉज बनते जाते हैं और हर एक लॉज का इंपॉर्टेंस किस कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के समान ही होता है। जहाँ तक ये यूके की बात है, तो यूके में अगर आप देखें तो 1215 के बीच एक लॉ बनाया गया था जिसे हम मैग्ना कार्टा का एक्ट कहते हैं। मैग्ना कार्टा के एक्ट में ये क्लियर कर दिया गया कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग रहेंगे। स्टेट चर्च के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा और चर्च स्टेट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। साथ ही साथ कोई भी फ्री व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये 1215 में मैग्ना कार्टा एक्ट यूके में डिसाइड किया गया। फिर उसके बाद सिटीजन राइट्स एक्ट, फिर उसके बाद वहाँ के सांसदों के लिए बनाए गए एक्ट, नागरिकों के लिए, थर्ड जेंडर्स के लिए बनाए गए एक्ट, ये एक्ट आते गए और संविधान इवॉल्व होता गया, क्योंकि हर एक्ट उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना मैग्ना कार्टा का एक्ट 1215 में बनाया गया था वो था। लेकिन भारतीय संविधान एक ही दिन में लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद जो एक्ट्स बनाए गए उनका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है जितना संवैधानिक अधिकारों का है। तो एक डिफरेंसेस उसमें होता है। इनेक्टेड यानी कि एक ही दिन में एक कमेटी बनाई गई जिसको टास्क दिया गया, जिससे संविधान बनाना था, उसने संविधान बनाया और देश के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा उसे एक ही दिन में इम्प्लीमेंट किया गया। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कभी कोडिफाई ही नहीं किया गया, कभी लिखा ही नहीं गया, वक्त के साथ उसमें लॉज आते गए, लॉज ऐड होते गए और वो संविधान का दायरा बढ़ता गया। सो ये एक डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में हमें दिखाई देता है। दूसरा डिफरेंसेस ये होता है इनमें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लॉज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ही दिन में लागू कर दिया गया था, तो उसके बाद में जो ज़रूरत के साथ जो कायदे बनाए गए उनका इम्पोर्टेंस उतना नहीं है जितना इम्पोर्टेंस संविधान में मेंशन लॉज का होता है। अगर आप भारत में मान लीजिए आपका कोई फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कर रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल 32 के अंडर, और वहीं पर अगर आपके कोई लीगल राइट्स का वायोलेशन कर रहा है, मान लीजिए आपका मनरेगा, ये आपका लीगल राइट है, आरटीआई 2005 के लीगल राइट्स के अंदर इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर इन राइट्स का कोई वायलेशन कर रहे हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उसके लिए सबसे पहले आपको लोअर कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट में, और फिर उसके बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर होता है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक अधिकार इतर अधिकारों की तुलना में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इट्स अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लीगल राइट्स। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। हर कायदा, हर लॉ एक संवैधानिक अधिकार के बराबर ही आप उसे कह सकते हैं। सो एक डिफरेंस इन दोनों के बीच में हमें दिखाई पड़ता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड या फ्लेक्सिबल दोनों हो सकते हैं। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें कुल मिलाकर 27 अमेंडमेंट हुए हैं, 7 आर्टिकल उसमें है। भारत का संविधान 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, कुल मिलाकर 106 अमेंडमेंट उसमें हुए। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान रिजिड है कंपेयरिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका में हर राज्य के पास एक अपना संविधान है। तो जब भी उस राज्य को या उस जनता को लगता है कि हमें सुधार चाहिए हमारे संविधान में, तो बजाय केंद्र सरकार को फोर्स करने की जगह वो अपने राज्य में ही उसमें सुधार कर लेते हैं, जिस वजह से अमेरिका में उतना ज़्यादा संविधान को चेंज करने के लिए डिफ़िकल्टीज या जनता द्वारा मांग नहीं उठती। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका में अगर संविधान संशोधन करना है तो उसे आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, और वो प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है। 3-4 सालों तक संविधान संशोधन का प्रोसेस चलता है। उस वजह से कोई सरकार उसमें फंसना ही नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ पर सरकार का टर्म ही 4 साल का होता है।
और जबकि भारत जैसे देश में जहाँ पर इतनी ज़्यादा विविधता है, हर एक तबके की या हर एक समूह की अपनी अपनी एक विशेष मांग होती है, विशेष डिमांड होती है। वक्त के साथ भारत की डेमोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो इसीलिए भारत के संविधान जो बनाने वाले थे, उन्होंने भारत के संविधान को ज़्यादा रिजिड नहीं बनाया। फ्लेक्सिबल हमारा संविधान है, लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा रिजिड भी नहीं है, क्योंकि बहुत से कम ऐसे मामले हैं जहाँ पर हमें रेटिफाई बाय हाफ स्टेट्स की ज़रूरत होती है, और ज़्यादातर मामलों में हम खुद ही से या संसद ही उसे अमेंड कर लेती है 2/3 मेजोरिटीज के साथ। और कुछ कुछ संविधान ऐसे संशोधन ऐसे होते हैं जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें सिंपल मेजोरिटी के साथ ही अमेंडमेंट कर लिया जाता है। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर रिजिड तथा फ्लेक्सिबल दोनों होते हैं, जबकि इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबल ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लॉज बनाने वाली संस्था केवल केंद्र होता है। राज्यों को वहाँ पर कोई अधिकार नहीं होते और लॉज बनाने की कोई हक भी नहीं होते हैं, तो हाफ स्टेट्स द्वारा उसे रेटिफाई करने का सवाल ही नहीं होता है। और साथ ही साथ संविधान संशोधन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको कोई पिछले लॉ को डिलीट करना है तो एक नया लॉज उसके लिए लाना पड़ेगा आपको, वही लॉ उस पिछले लॉ को डिलीट कर देगा। तो एक फ्लेक्सिबल हमें दिखाई पड़ता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जुडिशरी को काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो भारत का संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आपके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और भारत के बारे में एक नवाचार और बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ढेर सारे पॉइंट्स आपके आएंगे। फिर बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का पार्ट नहीं है, वो संविधान में ऐड नहीं है, संविधान में मेंशन भी नहीं है। ये सिर्फ जुडिशरी का नवाचार है, जुडिशरी द्वारा इसे इनोवेट किया गया है। पर अगर केंद्र सरकार बेसिक स्ट्रक्चर को हानि पहुंचाती है, या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई लॉज बनाती है, या डीपीएसपी के अनुसार कार्य करने के लिए चूक रही है, या डीपीएसपी के विरुद्ध में कोई कानून बनाती है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट के बीच काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी पावर होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के बारे अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षण का काम करता है, और संविधान के कलम क्या कहते हैं उसका अंतिम अर्थ निकालने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी ज़्यादा अधिकार होते हैं रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के बात अगर हो रही हो तो। वहीं पर अगर अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो जुडिशरी के पास काफ़ी लिमिटेड पावर होती है। हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। एक बात मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं हम यूके का। यूके में आपका एक हो गया लेजिस्लेचर, दूसरा होगा आपका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होगा आपका जुडिशरी। शासन के 3 अंग। उसमें से लेजिस्लेचर का काम होगा लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होगा उनको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम सिर्फ ये होगा कि लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं उसको एग्जीक्यूटिव कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है। डजंट मैटर कि लेजिस्लेचर ने क्या लॉज बनाया है। अगर आप वहाँ पर पीड़ित है तो आप कोर्ट में जाकर केवल एग्जीक्यूटिव के ऊपर आरोप कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव इस लॉ को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, या लॉ में मेंशन की हुई प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है। आप लेजिस्लेचर ने लॉ गलत बनाया इस आधार पर कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि यूके की पार्लियामेंट को यही कहा जाता है। एक यूके के पॉलिटिकल थिंकर थे डी लो में, उनका एक स्टेटमेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट कन्वर्टिंग अ मैन इनटू अ वुमन एंड अ वुमन इनटू अ मैन। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरी तरह से सोवर्जिन है, उसके ऊपर जुडिशरी का कोई नियंत्रण ही नहीं है। ना तो वहाँ पर उसे किसी लॉ को जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटर्न है ही नहीं, और ना ही किसी लॉ को स्ट्रक डाउन कर सकती है नैतिकता के आधार पर। तो इस वजह से वहाँ पर जुडिशरी कमज़ोर रूप में हमें दिखाई पड़ती है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी और फेडरल इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी यूनिटरी होगा, क्योंकि वहाँ पर लॉज बनाने वाली सिर्फ एक ही अथॉरिटी है, केंद्र सरकार। राज्य तो वहाँ पर है ही नहीं, राज्य सरकार को लॉ बनाने के वहाँ पर अधिकारी नहीं है।
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में और एक बात का भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, वो होती है कन्वेंशन। कन्वेंशंस वो होते हैं जो अनरिटन रूल्स होते हैं, यानी कि जो हमेशा से चले आ रहे हैं, उनको कहीं लिखा नहीं गया है लेकिन उनको भी आगे कंटिन्यू रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ब्रिटिश के किसी भी कानून में मेंशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा क्वीन को दी गई एडवाइस उनके ऊपर बाइंडिंग होगी, लेकिन उनके ऊपर बाइंडिंग है। वहां पर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स से ही चुना जाएगा, लेकिन वहां पर हमेशा प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन्स से ही चुना जाता है। वहाँ के जो स्पीकर होते हैं, उनके जो पार्लियामेंट है, वहाँ का स्पीकर उनके अपोजिट में कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ता है, वो हमेशा उनकी सीट खाली रहती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो न्यूट्रल रहे। इसलिए वहाँ पर कहा जाता है कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। ये भी किसी लॉ में मेंशन नहीं है, पर एक कन्वेंशन है, ये हमेशा से चला आ रहा है और इसे हमेशा के लिए आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा। हम मतलब एक प्रकार से इन कन्वेंशंस ने एक लॉ का ही रूप ले लिया है, हम कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तथा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है आपका फेडरल तथा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया भर में कहीं पे भी कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको चेक करना है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन अगर फेडरल है या नहीं है, तो सीधा आपको उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाना है और उसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करना है, और उसमें अगर ये 6 पॉइंट आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें होता है आपका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी, यस एब्सोल्युटली, केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें हैं। सुप्रीमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च रहेगा, उसके ऊपर कोई नहीं होगा, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही रहेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, एब्सोल्युटली, जुडिशरी को अधिकार रहेगा कि अगर सरकार संविधान के विरुद्ध में कानून बनाती है तो उसे स्ट्रक डाउन किया जाना चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर, भारत में आप देखेंगे तो शेड्यूल 7 है, जहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा कंकरेंट लिस्ट एक होती है, जहाँ पर दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती है। राज्य सरकार के लिए राज्य सूची है तथा केंद्र सरकार के लिए केंद्र सूची है, शेड्यूल 7 में आपके। और बाय कैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा तथा राज्यसभा, जैसे यूएसए में कांग्रेस और सेनेट, ये दोनों हैं। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आप एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ये कह सकते हैं। हालांकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को हम पूरी तरह से फेडरल नहीं कह सकते, उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर हम करें तो आप देखिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि डुअल गवर्नमेंट हो। भारत में तो डुअल गवर्नमेंट है, केंद्र में और राज्य में। बट व्हाट अबाउट आर्टिकल 352, व्हाट अबाउट आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 365? इन अवस्था में केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है, अगर नेशनल इमरजेंसी होगी तब भी बर्खास्त कर देगी, अगर आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाई गई है। 356 आर्टिकल तो संविधान का मोस्ट यूज अब्यूज आर्टिकल है, इसके अंतर्गत न जाने कितनी बार राज्य सरकारों को खारिज किया गया है राष्ट्रपति शासन लगाकर। 360 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य की आर्थिक व्यवस्था को ठप कर सकती है, उनके आर्थिक अधिकारों को खुद के पास ले सकती है। और 365 आर्टिकल के अंतर्गत कोई राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, अगर ये केंद्र सरकार को समझ में आता है तो केंद्र सरकार उसे बर्खास्त करने का अधिकार रखती है। केंद्र के दिए हुए आदेशों का पालन अगर कोई राज्य सरकार नहीं कर रही है तो उस स्थिति में भी वो सरकार को खारिज कर सकती है। तो डुअल गवर्नमेंट को लेकर भारत में ये समस्या आती है। दूसरा आपका अगर हम देखें तो डिवीजन ऑफ पावर, शेड्यूल 7, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। पर अगर इमरजेंसी हो तो ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा जो अधिकार राज्य सरकार को उन विषयों पर दिए गए हैं वो केंद्र सरकार अपने हाथ में ले सकता है। संविधान में स्पेसिफिकली मेंशन है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कायदे के बीच में अगर टकराव निर्माण होता है तो केंद्र सरकार के कायदों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक आपका वहां पर प्रॉब्लम आता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, चाहे आपके हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। राष्ट्रपति उनको रिमूव कर सकता है, किन के एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एडवाइस पर, यानी कि पार्लियामेंट के एडवाइस पर। मतलब उनको अपॉइंट करना तथा उनको रिमूव करना, दोनों अधिकार तो
पार्लियामेंट के हाथ में है, तो ऐसे में उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर भी सवाल निर्माण होता है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं, पर अभी तक तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। और फेडरलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए राज्यों को भी समान अधिकार दिया जाता है। गिन चुनकर 10 या 12 पॉइंट ऐसे हो गए भारतीय संविधान में जहाँ पर हमें राज्यों की परमिशन लगती है। बाकी सभी अमेंडमेंट तो केवल केंद्र सरकार करती है, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी खतरे में आ जाती है। तो भारत को इसी वजह से एक क्वाजी फेडरल कहते हैं, यानी कि भारत ना तो पूरी तरह से फेडरल है, ना ही भारत पूरी तरह से यूनिटरी है। भारत उनके बीच में से एक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इंडिया एज अ क्वाजी फेडरल कंट्री। और वही अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सब अधिकार होते हैं, राज्य को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, केंद्र जो कहेगा वही कायदा होगा। पॉलिटिकल पावर हेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड अनकोडिफाइड। एग्जैक्टली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा या फिर काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा। ओनली वन सेट ऑफ लॉ यूनिफॉर्म फॉर द होल कंट्री। अगर केंद्र सरकार फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ बनाती है और उस लॉ के ऊपर कायदा करने का अधिकार राज्य सरकार को भी है, तो राज्य सरकार अपने राज्य के हिसाब से कायदे बना सकती है, भारत हो या अमेरिका हो। पर यूनिटरी गवर्नमेंट में केंद्र ने बनाया हुआ लॉ देश के सभी भागों के ऊपर बाइंडिंग होगा, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो एक डिफरेंस हमें फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट में दिखाई पड़ता है। इन शॉर्ट, फेडरलिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको चेक करना है कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या नहीं है, तो उसको आपको अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करना होगा। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ से कंपेयर करते हैं तो आपको एक 6-7 पॉइंट्स देखने होंगे। उसमें आपको उसका एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसमें डुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, यानी कि जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। और यूनिटरी गवर्नमेंट में या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल रहेगा और अनकोडिफाइड रहेगा। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी, उनके द्वारा लाए गए लॉज ही सब देश के ऊपर कंपलसरी बाइंडिंग होंगे। तीसरा आपका आता है रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे अमेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है, जब उसमें बदलाव करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए आपको राज्यों के साथ तालमेल करना होगा, उनके कंसर्न्स क्या है उनको जानना होगा, तब जाकर आप किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे और आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा। जबकि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना काफ़ी आसान होता है। खास करके हमें ये छोटे देशों में ही दिखाई पड़ता है जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो, जैसे इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वहाँ पर ही अमेंड करना काफ़ी आसान होता है। जबकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े कंट्रीज में लागू किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर एक सेक्स की, हर एक पॉपुलेशन की अपनी अपनी एक ये होती है, ज़रूरतें होती है। उनको पूरा करने के लिए आप यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ला सकते या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ला सकते। आपको एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और उसमें भी वो फ्लेक्सिबल चाहिए, तभी आप जाकर उस देश की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। जैसा कि भारत में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वो फ्लेक्सिबल भी है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में उसे अमेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है, प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग होती है। अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए 6-7 साल तक चले जाते हैं। लेजिस्लेटिव डोंट हैव फुल अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव के ऊपर संविधान का कंट्रोल रहेगा। अगर मान लीजिए भारत में लेजिस्लेटिव किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, तो उसको देखना होगा कि किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन ना हो। वो लॉज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो टीपीएसपी के खिलाफ ना जाए। लॉज जुडिशरी के बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के बाहर ना जाए। तो लेजिस्लेटिव के पास अथॉरिटी कम रहेगी। जबकि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो सोलो प्रोसीजर होती है, केंद्र सरकारी लॉज बनाता है, जुडिशरी के पास ताकत नहीं होती है तो उन्हें स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती, और जुडिशरी उसे स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती, जिस वजह से लेजिस्लेटिव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये हमने देखा। जब हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जीक्यूटिव, एक मिनट यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेजिस्लेटिव
और जुडिशरी। ये तीनों बॉडीज होती है जो संविधान को लागू करना, उसे इम्प्लीमेंट करना और उसका संरक्षण करना, ये तीनों काम ये तीनों बॉडीज करती है। संविधान का संरक्षण करने वाली हाईएस्ट बॉडी होती है वो होती है आपकी जुडिशरी। इन केस ऑफ भारत में तो संविधान का संरक्षण करने की अंतिम जवाबदारी जुडिशरी की है। उसे बनाए रखना है, उसमें इम्प्लीमेंट करना है, उसमें चेंजेस करने का काम आपका करेगा लेजिस्लेटिव, और उसे जमीनी स्तर पर उन लॉस को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा आपका एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में आपका आएगा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जबकि एग्जीक्यूटिव में आपके आएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, ये सब जो सत्ता में है। तो जब भी हम कहते हैं सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को वैसा करना चाहिए, तो हम कह रहे होते हैं एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव यानी वो समूह जो सत्ता में है, जिसके हाथों में अधिकार है। और लेजिस्लेटिव यानी कि संसद को, ये संसद जब हम कहते हैं तब हम वहां पर विपक्ष को भी पकड़ते हैं और प्रेसिडेंट को भी लेते हैं। जबकि जुडिशरी जो होती है उनके ऊपर चेक और बैलेंस का काम करती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इनके बीच में डिफरेंसेस को। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आपका यूके, इजराइल और न्यूजीलैंड को में देखने को हमें मिलता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है ये भी हमने आज समझे। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है इनको भी हमने आज समझा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी पॉलिटी की सीरीज का पहला लेक्चर है। इसके बाद भी हम पॉलिटी के ऊपर लेक्चर्स लाते रहेंगे। थैंक यू।